नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AKS सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और दोस्तों, इस सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर है 30। और इससे पहले के 29 लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया हुआ है और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स को हम लेके चल रहे हैं। हर एक यूनिट के हर पहलू को जो है हम उठा रहे हैं, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं और उसी पैटर्न पर भविष्य में आने वाले प्रीलिम्स में हमारे लिए क्या प्रश्न जो है देखने को मिल सकते हैं, उनको हम लगातार देख रहे हैं। तो इससे पहले के 29 लेक्चर्स को आप जरूर जो है कंप्लीट करिएगा। आज इस लेक्चर नंबर 30 में आपको ये नजर आ रहा होगा, रिसर्च लिखा है यहाँ पर, बत्ती जल रही है। बेसिकली आज थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं अलग अलग चीजों के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, उनकी जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वही देख लेते हैं। तो ये 2022 में एक प्रश्न आया था। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है आप लोग देखिएगा। ये पूछता है कि जो विंड वेलोसिटी होती है, यानी कि वायु की जो गति होती है, उसका मापन करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा फिट बैठता है यूनिट नंबर 7 में। जी हाँ, यूनिट नंबर 9 में तो नहीं जाता ये, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का सेक्शन देखता है। ये बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित टॉपिक है। तो ये यूनिट नंबर 7 में जो है क्वेश्चन जाता है। और अगर आप यूनिट नंबर 7 का जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 का, उसको अगर आप देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रखा है। उल्टा एक पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, जिसमें लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल साइंस या फिर ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उसके नज़रिए से मेडिकल की फील्ड में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं या फिजिक्स की फील्ड में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि पहली बार बनेगा, ये ऑलरेडी बन चुका है। तो उसी पैटर्न पर आज के हमारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, विंड वेलोसिटी किस चीज से नापी जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। ठीक है। ये विंड वेलोसिटी, वायु की गति को नापने के लिए यूज होता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बैरोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल कैसे काय के लिए होता है? वायु का जो दाब होता है, एयर का प्रेशर, वायु दाब, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, वायु दाब के मापन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर। उसके बाद आप हाइग्रोमीटर देखते हो, तो हाइग्रोमीटर एयर की ह्यूमिडिटी, यानी कि वायु में कितनी आर्द्रता है, वायु में, आसपास हमारे वायु में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है। और केवल एयर ही नहीं, एनी गैस, मतलब कोई भी गैस है, उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, उसकी आर्द्रता कितनी है, ये मेजर करने के लिए यूज होता है क्या? हाइग्रोमीटर। उसके बाद एक लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये बेसिकली नॉर्मल थर्मामीटर की तरह नहीं होता। नॉर्मल थर्मामीटर में तो बस एक ही बैलेंस होता है, इसी पे आपको कुछ टेम्परेचर यहाँ दिखता है, कुछ यहाँ दिखता है। जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है उसका शेप होता है इस प्रकार से, यू टाइप में। और इसका जो इस्तेमाल होता है ना, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ये बेसिकली मिनिमम टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करता है और उसी टाइम पर मैक्सिमम टेम्परेचर को भी दिखाता है। तो इसका जनरली यूज कब होता है? 24 आवर्स में जो वेदर लेबोरेटरीज होती हैं, है ना, मौसमी वेधशाला वगैरह जो होती हैं, तो वो पूरे दिन में कब टेम्परेचर मैक्सिमम गया, कब टेम्परेचर मिनिमम गया, तो हमको तो दोनों चाहिए होता है। आप गूगल पर डाल देते हो फटाक से आज का टेम्परेचर क्या है, तो वो मिनिमम से मिनिमम कितना गया वो भी बताते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना गया वो भी बताते हैं। तो बेसिकली उसके लिए यूज होता है ये डेली टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में बेसिकली यूज होता है डेली टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि एक तरफ आपको मिनिमम भी बताएगा और एक तरफ आपको मैक्सिमम भी ये बताता है। अब दोस्तों, मुद्दा ये आता है कि आज की इस वीडियो से हम सीख क्या रहे हैं।
आज की इस वीडियो से हम ये सीख रहे हैं कि आपको सिंपली इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। बेसिकली पूछते हैं ना कि यूनिट 7 में क्या क्या पढ़ें। ऐसे तो मेरा एक यूनिट 7 का यूट्यूब पे ही लेक्चर डाला हुआ है, 28 घंटे की एक वीडियो है। आप उस वीडियो को अपना एक बेस बनाने के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि यूनिट 7 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उस वीडियो को मैंने आज से 1 साल पहले अपलोड किया था। तो लाजमी सी बात है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि डीआरडीओ के द्वारा किए गए आविष्कार वगैरह, वो हम करंट अफेयर से नए वाले उठा सकते हैं, लेकिन 85% जो स्टैटिक कंटेंट होता है यूनिट 7 का, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो आपका प्रदूषण हो, चाहे शुरुआत में जो बेसिक साइंस के एक्सपेरिमेंट्स उसमें डाले हुए थे वो हो, रिसर्च मेथड हो, ये तो सब तो सेम रहता है। ये स्टैटिक पोर्शन, तो 85-90% पोर्शन उस वीडियो का आज भी सेम है। तो उसको आप बेस बनाने के लिए जरूर देखिएगा। और इस वीडियो से आप ये जरूर सीखिए कि ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वैज्ञानिक उपकरण का जो टॉपिक है, इसको आप गूगल से प्रिपेयर कर लीजिए, या आपके पास कोई किताब है उसमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स रखे, कहीं पे भी आप टाइप करोगे इसकी एक प्रिपरेशन करके आप जरूर जाइएगा। सिंपली एक लिस्ट निकल आएगी, कोई वीडियो वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं सिंपल गूगल पर टाइप करना, एक लिस्ट निकल आएगी, उसको एक दफा देख के जाइएगा। ठीक है, मैं क्या आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, आइए उनको हम देखते हैं। तो इसका तो हमने पूरा डनाडन डन कर लिया काम। ठीक, क्योंकि इन वीडियोस से ना आपको सीखना भी है। मुझे थोड़े दिन पहले कमेंट आया, 2-3-4 दिन पहले, कि एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया कि सर अगर मैं आपकी ये सीरीज देख लेती हूं तो क्या मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। अब आप बताइए मैं क्या उसमें जवाब दे पाऊंगा। तो मैंने यही जवाब दिया कि समझदार व्यक्ति भी समझता है कि ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने की सीरीज है। आप बिना हर यूनिट को डिटेल्ड पढ़े कैसे पूरा प्रीलिम्स निकाल लेंगे, मजाक नहीं है। ये डीसी बनने का एग्जाम है, डीएसपी बनने का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि सब सेलेक्ट होंगे, बहुत चुनिंदा लोग सेलेक्ट होंगे। ओके, चलिए तो आइए, कमिंग बैक टू द वीडियो, ध्यान से देखिएगा। इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से वो कौन सा उपकरण है जो एयरक्राफ्ट में यानी कि विमान में यूज होता है, क्या नापने के लिए, एल्टीट्यूड नापने के लिए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, कि हवाई जहाज अब कितने एल्टीट्यूड पर है, कितनी ऊंचाई पर है ना। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, बोलोमीटर, एल्टीमीटर, क्रोनोमीटर, या फिर साइक्लोट्रॉन। तो दोस्तों नाम से ही मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एक आइडिया अपने को लग गया होगा। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। गलती करने वाला इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज कभी कभी कुछ ऑप्शन हमको ज्यादा इजी लगता है तो हमको लगता है कि नहीं यार ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता, कुछ और ही होगा, लगता है कि नहीं लगता। लेकिन यहां पर जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो यही है, ऑल्टीमीटर। ये बेसिकली हमको एल्टीट्यूड के बारे में यानी कि ऊंचाई के बारे में बेसिकली बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी मैं फोटो भी आपको दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार से ऑल्टीमीटर जो है काम करता है। हवाई जहाज में आजकल तो जो पायलट्स होते हैं फाइटर जेट्स वगैरह में, वो तो एक वॉच भी पहनते हैं, इनफैक्ट उसमें ये मीटर होता है, वो हाथ में भी अपने हाथों हाथ देख सकते हैं, प्लेन के सामने भी लगा होता है, बिकॉज एल्टीट्यूड के हिसाब से ही फ्लाइट का जो है टेक ऑफ और लैंडिंग सब कुछ जो है देखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, अगर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज अगर आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की पढ़ाई कर रहे हो, वैज्ञानिक उपकरण के ऊपर आज का हमारा पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बाकायदा एक संगठन है जो कंप्लीटली किसको समर्पित है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, वैज्ञानिक उपकरण को समर्पित है। इसका नाम क्या है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में क्या कहते हैं, CSIO। तो इसकी लोकेशन कहां पर है, कहां पर यह बना हुआ है, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़। मन में जवाब देने का प्रयास करिए, मैं तब तक आपको सही जवाब जो है बताता हूं। अगर आपको सही जवाब पता है तो वीडियो को अभी के अभी पॉज करिए और सही जवाब देने का प्रयास करिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ वो बिल्कुल मैं मान सकता हूं, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें एमपीपीएससी को बड़ी खास दिलचस्पी होती है,
क्योंकि व्यक्ति साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ के चला जाएगा, चलो मैंने भी बता दिया, उसको खुद भी लगा कि नहीं मुझे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाने चाहिए, पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो तो हम पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली वो चीज ना आके उससे संबंधित कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैं समझता हूं, अरे वो देखो नालायक, एक 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 छोटी सी मक्खी आ गई और इस नालायक मक्खी ने वहां पर अपनी कलाकारी जो है दिखा दी है। ओके, ये भी इसको भी बड़ा सीरीज में मजे आ रहे हैं। जो सही आंसर है दोस्तों वो है चंडीगढ़। मैं आपको जरा बता दूं इसके बारे में, आपने CSIR का नाम सुना है? अभी इसके बारे में भी दिखाऊंगा। CSIR, अगर आपको CSIR के बारे में चप्पा चप्पा जानना है कि आपकी कोई नॉलेज को कोई हरा ना सके, तो मेरी जो वो यूनिट 7 की कंप्लीट वीडियो है ना, यूट्यूब पे इतना भी सर्च कर दोगे आप MPPSC यूनिट 7 AKS सिविल एकेडमी, तो ही वो निकल के आ जाएगी वीडियो। तो CSIR के अंडर में आता है क्या? CSIO, जिसे आप अभी देख रहे हो। अगर कोई आपसे पूछे भैया CSIO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। और इसकी स्थापना हुई कहां पे थी? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 3 वर्ष बाद यानी कि 1962 में इसको ट्रांसफर किया गया, इसके ऑफिस को ट्रांसफर किया गया, और ट्रांसफर करके कहां डाल दिया गया? चंडीगढ़ में। तो आज के टाइम पे जो हम चंडीगढ़ आंसर सुन रहे हैं, शुरुआत में वो नहीं था, शुरुआत में क्या था? नई दिल्ली। लेकिन कब? 1959 में। 1962 में इट गॉट ट्रांसफर्ड, उसकी जगह चेंज हो गई और वो न्यू दिल्ली से हट के कहां पर आ गया? चंडीगढ़ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसका लोगो आपको दिखाता हूं, तो लोगो देखने मात्र से ही आप जो है समझ जाओगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR और CSIO, ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका लोगो है। और इसकी लोकेशन आपको मैंने बता दी है, चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा, बहुत घना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अब आगे देखिए, आगे क्या है? इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड की जो पिच होती है, पिच, तो साउंड की पिच मेजर करने के लिए, यानी कि ध्वनि का जो तारत्व होता है, तारत मतलब पिच, ऊंचाई जो होती है, कहते हैं ना अरे यार तुम्हारी आवाज की पिच बहुत तेज है, थोड़ा सा कम करो आराम से, तो बस जो तीखापन होता है, तो साउंड की जो पिच मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कौन सा है? आइए देखते हैं। टोनोमीटर है, ऑडियोमीटर है, ग्रामोफोन है, या फिर टैकोमीटर है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है टोनोमीटर। ठीक है, क्या सही आंसर है इसका? टोनोमीटर। लेकिन यहां से एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो भी मैं अगली स्लाइड पर आपका सॉल्व कर देता हूं। पहली बात तो ये देख लो कि टोनोमीटर होता क्या है, ताकि दिमाग में लंबे समय तक एक इमेज बने। ठीक है, सबसे पहले तो बॉस इसको देखो यार, आप जरा, आप ये देख रहे हो, ये ट्यूनिंग फॉक होते हैं, इस पे आप कोई भी चीज बजाते हो तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वहीं से साउंड की पिच का भी अंदाजा लगता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल ट्यूनिंग फॉक कहते हैं इसको। ठीक है, और जब हम बहुत सारे ट्यूनिंग फॉक्स को, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लकड़ी के से एक पैनल पर बहुत सारे सैकड़ों ट्यूनिंग फॉक्स लगे हुए हैं, आप देखिए, टक 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 टक, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो इतने सारे ट्यूनिंग फॉक्स का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, इतने सारे ट्यूनिंग फॉक्स का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन के निकलता है? तो दोस्तों हमको टोनोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट बन के निकलता है। तो बेसिकली हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि टोनोमीटर में क्या है? टोनोमीटर में कॉम्बिनेशन है। टोनोमीटर में क्या है? कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे किसका कॉम्बिनेशन है? ट्यूनिंग फॉक। क्या कहते हैं इसको? ट्यूनिंग फॉक जो है हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, टोनोमीटर। अब कंफ्यूजन कहां से क्रिएट होता है? कंफ्यूजन दोस्तों ऐसे क्रिएट होता है कि आज के टाइम पर अगर आप गूगल पर डाल दो टोनोमीटर, तो वो टोनोमीटर सर्च करके नहीं देगा आपको, वो सर्च करके देगा आपको टोनोमेट्री। दोनों का नाम सेम सेम सा लगता है, टोनोमेट्री, टोनोमीटर। तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ तो याद रखना, टोनोमीटर साउंड की पिच यानी कि ध्वनि का तारत्व नापने के लिए होता है, और जो टोनोमेट्री होती है, टोनोमेट्री बेसिकली क्या करती है? हमारे आंखों में जो द्रव होता है, जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की वजह से हमारी आंख के अंदर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको चेक किया जाता है। किसकी मदद से? टोनोमेट्री की मदद से। तो टोनोमेट्री इज बेसिकली अ मेडिकल एक प्रोसेस हो गई, जहां पर ये देखिए मशीन से क्या किया जा रहा है, आंखों के अंदर का जो फ्लूइड है
उसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये देखिए mmHg में प्रेशर भी नापा हुआ है। तो अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा तो हमारे आंखों में जिससे हमको दिखाई देता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, आपने सुना होगा बायोलॉजी में काफी बार, ऑप्टिक नर्व होती है, तो वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है जब प्रेशर ज्यादा पड़ता है आंख के अंदर। और अगर वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो कहीं ना कहीं वो बीमारी क्या कहलाएगी, उस बीमारी का नाम होगा ग्लूकोमा। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोमा। ए साइलेंट होता है। तो ग्लूकोमा नामक बीमारी तो कहीं नहीं है आपको, उसको जांचने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, टोनोमेट्री। तो ग्लूकोमा बीमारी में क्या है कि आंखों के अंदर जो फ्लूइड है उसकी वजह से प्रेशर काफी ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है और दिखने में समस्या हो सकती है। काफी बार आप लोगों ने ऐसे पेशेंट्स देखे भी होंगे या आपने परिचित में कभी पेशेंट देखे होंगे कि आंखों में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, दिखना बंद हो गया, सिर में दर्द हो रहा है। तो ये एक डिजीज है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये अलग चीज है टोनोमेट्री, और टोनोमीटर वो अलग चीज है। तो डू नॉट कंफ्यूज, मैंने इसीलिए आपके लिए वहां पर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक डिवाइस होता है दोस्तों पेरिस्कोप, अभी इसकी फोटो भी दिखाऊंगा। पेरिस्कोप आपने देखा होगा, लंबी दूरबीन टाइप की सी होती है। अगर आप इस लेवल पर देख रहे हो, इस लेवल पर, तो आपको इतनी ऊंचाई का दिखाई देता है। मतलब आपके सामने अगर इतनी ऊंची दीवार है तो आप दीवार के आर पार देख नहीं सकते, दीवार पर चढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप पेरिस्कोप लेके आओ। और आपने पनडुब्बियां देखी होंगी, सबमरीन, वो नीचे से पेरिस्कोप निकालती है पानी के ऊपर, और उनको पानी के ऊपर का सब कुछ दिख जाता है पानी के नीचे रहते रहते। तो बेसिकली वो जो पेरिस्कोप होता है उसमें दो मिरर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो आपको क्या बताना है कि ये जो दो मिरर पेरिस्कोप में यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से अटैच होते हैं, मतलब किस तरीके से उनको सेट किया जाता है। क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक मिरर लगा दिया ऐसा और दूसरा मिरर लगा दिया ऐसा, क्या वो परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं एक दूसरे के, या फिर वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, या फिर वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। मुझे यहां पर थोड़ा सा हम बदलाव कर लेंगे, या फिर वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है कि पेरिस्कोप के अंदर जो दो प्लेन मिरर का यूज होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखना। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, डायग्राम से आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, वो देखो, वो कहां है, आंख। आंख देखो कहां से देख रही है, और उस आंख को दिखेगा क्या, ये देखो, ये वॉल है, दीवार है, तो ये जो आंख है वो दीवार के आर पार तो देख नहीं सकती। तो पेरिस्कोप हम लेके आए, यहां पर देख रहे हैं, लेकिन दिखेगा कहां का, यहां का। तो जैसे कि मान के चलो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं मान के चलता हूं यहां पर एक पेड़ है, तो सूरज की या किसी भी चीज की लाइट इस पेड़ पर टकराएगी, लाइट पेड़ पर टकरा के यहां पर जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज पर लाइट टकराती है तो चारों तरफ फैलती है। अब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, देखो एक मिरर लगा हुआ है ये, ठीक है। जहां पर इस तरीके का डिजाइन होता है उसका मतलब क्या है कि वो वाली साइड क्या है, वो वाली साइड पेंटेड है, तभी तो कांच काम करेगा ना। मिरर है, मिरर है, वो कोई ग्लास नहीं, ग्लास के आर पार देख सकते हो, मिरर के आस पार नहीं देख सकते। सुबह तैयार होते हो, रेडी होते हो, उसके आर पार थोड़ा ना देख पाते हो, मिरर है, एक साइड उसकी पेंटेड होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर लाइट टकराई इस वाले मिरर पे, और फिर लाइट इस तरीके से आई, इस तरीके से आई, इस तरीके से आई, फिर एक मिरर दोस्तों यहां लगाया हुआ है इस तरीके से। तो अगर आप देखो ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि एक को लगाया हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ और दूसरे को लगाया हुआ है ऐसे नीचे की तरफ, तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे, ऐसे, तो ये पैरेलल लगाया गया है। और फिर लाइट यहां पर आती है, यहां पर टकराती है, और हमको इतनी ऊंचाई वाली चीज नीचे खड़े होके भी नजर आती है। पेरिस्कोप की खासियत है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो दो मिरर हैं, ये जो दो मिरर हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइंड तरीके से देखोगे तो ये एक दूसरे के साथ कुछ इस प्रकार से पैरेलल, समानांतर अरेंज्ड हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आता कि पेरिस्कोप में जो मिरर लगाया जाता है वो कितने एंगल पर लगाया जाता है, तो उसका आंसर आ जाता 45 डिग्री। तो दोनों को एक साथ रेफरेंस में पूछेगा कि दोनों एक साथ कैसे लगे हुए हैं, तो समानांतर लगे हैं, पैरेलल लगे हैं। लेकिन पेरिस्कोप में जब भी हम कोई मिरर फिट करते हैं तो विच एंगल,
किस कोण पर हम फिट करते हैं, तो 45 डिग्री। ये भी फैक्ट आप यहां से याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। देखो यार, अगर एक इसमें आपको एक हिंट दे देता हूं, अगर आपको बहुत गर्म तापमान नापना है तो आप उसमें कोई भी चीज को घुसाओगे, इंसर्ट करोगे, थर्मामीटर डाल दोगे, तो इतने भयंकर तापमान से वो चीज तो खराब हो जाएगी। तो हमको एक ऐसी चीज चाहिए जो दूर से किसी भी चीज के टेम्परेचर को पता लगा ले। अब याद करो कोरोना वाला दिन, ऐसा वो गन सी लेके खड़ा होता था कोई गार्ड वगैरह बाहर, चेक करता था, सिर पे मारता था, हाथ पे मारता था, बॉडी का टेम्परेचर चेक हो जाता था। तो वही डिवाइस है, वही यूज होता है बहुत एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर को भी नापने के लिए, बिकॉज हमें उस डिवाइस को किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना है तो उसके अंदर डुबाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही इंफ्रारेड तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो उसका नाम आपको लेकिन पता होना चाहिए। नाम देखते हैं क्या है। क्या इसका नाम पायरिलियोमीटर है, या फिर पाइरोमीटर है, या फिर ओम मीटर है, या फिर थर्मोस्टेट है? तो दोस्तों उसका गन का जो आंसर होता है वो होता है पाइरोमीटर। ठीक है, पाइरोमीटर। ठीक है, तो पाइरोमीटर की मैं आपको फोटो दिखाता हूं। पाइरोमीटर कैसा होता है? ऐसा। अब एक बात बताओ, क्या इसको क्या किसी चीज में डुबाने की जरूरत है क्या टेम्परेचर नापने के लिए? नहीं, बस इसमें से एक लाइट टाइप की से निकलेगी, इंफ्रारेड निकलेगी, और उसी से किसी भी चीज का तापमान जो है पता चल जाएगा। तो याद रखिएगा, चीज सिंपल है, देखी हुई है, बस नाम नहीं पता था, तो पाइरोमीटर याद रखिएगा नाम को। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन हमको दो चीजों से कनेक्ट करता है। ये हमको प्लांट एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट कर रहा है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी कनेक्ट कर रहा है। तो इनमें से सॉरी, इनमें से वो कौन सा उपकरण है जो पौधों की ग्रोथ कि मतलब पौधा किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, और बहुत ही सटीकता से, बहुत ही एक्यूरेटली प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के काम में आता है। तो ऑप्शन देख लो आप कौन कौन सा है। डायलेटोमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर तो लैक्टोमीटर वो दूध, लैक्टो वहां से समझ में आ रहा है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद कौन सा है? नेफेलोमीटर, और उसके बाद कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है, ऑप्शन देखो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? क्रेस्कोग्राफ। कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ। देखो कैसा लिखता है, ऐसा लिखता है। यहां पर ये रस्सी बांध दी है पेड़ से, यहां पर एक वजन लटका दिया है, जैसे जैसे पेड़ की जो है हाइट बढ़ेगी, ये कांटा भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि भैया कितने डिग्री, कितने ऊंचाई जो है पौधे की हो रही है। ठीक है, तो ये क्रेस्कोग्राफ जो है यूज होता है प्लांट की ग्रोथ को नापने के लिए। पहले पता है मैंने पहले स्लाइड्स पे ये डायग्राम्स नहीं लगाए थे, फिर मैंने कहा कि नहीं यार इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहा हूं, आड़े टेढ़े से नाम होंगे, एक दफा दिखा दूंगा तो लाइफ टाइम आपको याद तो भी रह जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, देखो इसमें कैसे, मतलब आपकी इच्छा है। क्रेस्को, क्रेस्को से मुझे कुछ ना कुछ क्रो की याद आती है। क्रो, क्रो मतलब कौवा, तो कौवा किसी पेड़ पर बैठा है, तो क्रेस्को पेड़, क्रो, तो क्रेस्कोग्राफ का कनेक्शन किससे है? पौधे से, ग्रोथ से। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो अपने को बनाना ही पड़ता है कि भैया चीजें याद रहें। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बॉस, अगला क्वेश्चन क्या है बता दो भैया, बता दो। इनमें से वो क्या चीज है जो किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट समझते हो ना, सर्किट ऐसे, यहां पर कहीं भी जगह बैटरी लगा दो और फिर इसको कनेक्ट कर दो, यहां से अगर करंट निकला तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट नहीं दौड़ता, अपने को सबको पता है। ठीक है, तो इसमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट के अंदर डीसी करंट, डीसी समझते हो? डीसी, डीसी करंट छूने से अपने को करंट नहीं लगता है। बैटरी में भी करंट होता है, लेकिन बैटरी को छूते हो सेल वगैरह तो आपको करंट लगता है क्या? नहीं, क्योंकि वो डीसी करंट है। उस डीसी करंट कैसा दिखाई देता है? डीसी करंट ऐसा दिखाई देता है, तो ये करंट नहीं लगता। आपके घर में जो बिजली आती है वो डीसी नहीं होती, वो एसी करंट होता है, वो ऐसे 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 होता है, इसीलिए आपको झटका लगता है। ठीक है, तो ये एसी करंट है और ये कौन सा है? ये डीसी करंट है। ओके, तो डीसी करंट बॉस हम किससे नापते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके नाम में इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फ्लक्स मीटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो भैया इसका जो सही आंसर है ना वो ये है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि
इसमें बच्चा नहीं फंसेगा तो इसमें फंस जाएगा। तो लेकिन जो चौथा वाला है कौन सा है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। अब देख लो इसका डिजाइन कैसा है, बड़ा एक टिपिकल बिजली बिजली टाइप के जैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट नापता है, डीसी करंट नापता है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों आज के लास्ट के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन मैंने अटैच किया है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं उनमें सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ये फंसा सकता है जिसने पहली बार नाम सुना होगा। तो बीपी नापने के लिए कौन सा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? अब हर व्यक्ति जानता है बीपी नापने के लिए मशीन यूज होती है, फुस 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 फुस। आजकल इलेक्ट्रिक वाली भी आ गई है, बटन दबा दो तो फूलता जाता है अपने आप। तो आपको बस नाम पहचानना है, बॉस किस इंस्ट्रूमेंट की वजह से बीपी नापा जाता है। क्या वो स्फेरोमीटर होता है, या फिर स्पिग्मोमैनोमीटर होता है, या स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप वो धड़कन नापने के लिए, यहाँ पे व्यक्ति फंसना तो नहीं चाहिए, अगर फंस गया तो बैंड बज जाएगी फिर इधर। तो उसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। जी हाँ, बचपन से जो आप देखते आ रहे हो, बड़ी सरल सी चीज, ये देखिए यही होता है फुसफुस। तो लेकिन सरल सी चीज है, लेकिन नाम देखिए कितना जटिल है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से अगर आपने पास्ट में टोटल 30 लेक्चर्स हो गए हैं, तो कोशिश करिएगा कि ये 30 के 30 लेक्चर कम से कम आपके कंप्लीट हो। और इस सीरीज के साथ साथ मेरी एक और सीरीज जो है यूट्यूब चैनल पर चल रही है, जहां पर मैं नए टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूं, नए सिलेबस में जो नए टॉपिक्स डाले हैं जिनका कंटेंट आपको कहीं मिल नहीं पा रहा है। और कंटेंट के नाम पर थ्योरी नहीं, कंटेंट के नाम पर एमसीक्यू जो एग्जाम में आएगा वो चीज। तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। मुश्किल से चैनल पर 4 सीरीज चल रही हैं व्यवस्थित, बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ उल्टा सीधा मटेरियल नहीं है। सीधे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करो और वो सारी प्लेलिस्ट का आनंद लो। ऐप इंस्टॉल करो, मेंस का कोर्स वहां से पढ़िए, है ना। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।